उत्तराधिकारी के ऐलान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने साफ कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अखाड़ा परिषद की बैठक में तय होगा। यही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को साजिश का नोट करार दिया और कहा कि नरेंद्र गिरी इस तरह पूरा पत्र नहीं लिख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी से संबंधित, उसके ऐलान से संबंधित। दरअसल निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने साफ कर दिया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अखाड़ा परिषद की बैठक में तय होगा। यही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को साजिश का नोट करार दिया और कहा कि नरेंद्र गिरी इस तरह पूरा पत्र नहीं लिख सकते। हमारे साथ महंत जो आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी सुसाइड नोट पर क्या कहेंगे? देखो भैया, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कभी, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, आचार्य भगवान कार्तिक का रूप होता है हमारे निरंजनी अखाड़े में। दूसरी बात, मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज का सबसे प्रिय मित्र था, मेरे सबसे प्रिय मित्र थे वो। और मेरा संबंध 2003 से 2021 तक उनसे ऐसा था कि हम दोनों का शरीर अलग था, दोनों की आत्मा एक थी। कहा जाता है कि बगैर आपसे पूछे दुख हो सुख हो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। और मैं उनका राइटिंग पहचानता हूँ। मैं उनकी कटिंग है, कहीं एम है, उनकी एम है, एक जगह एम है, एम नरेंद्र गिरी, एक जगह महंत नरेंद्र गिरी, एक जगह पूरी स्पष्ट लिखा है उन्होंने आद्या तिवारी। वो दिख रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी लिखा है। एक जगह लिखा है आनंद गिरी, दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ने लिखा है। वो इस तरह से लिखते नहीं थे इतना लंबा। नहीं, कदापि नहीं कि दुनिया में किसी के पास कोई पत्र उनका लिखा हो मुझे दिखा। ये साजिश का पत्र है, झूठा है। साजिश का पत्र है, इसकी खुलासा योगी जी करके रहेंगे। तो आचार्य कैलाशानंद को आपने सुना, जो सीधे सीधे इस बात को खारिज कर रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी किसी तरह का खत लिख सकते थे, पत्र लिख सकते थे। उन्होंने अपने साथ जितने समय वो रहे कभी ऐसा नहीं देखा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीत सिंह प्रयागराज से लाइव जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित सिंह प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, आपने महामंडलेश्वर जी से बातचीत की और उसके आधार पर वो बहुत दावे से कह रहे हैं, यकीन के साथ कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पत्र लिख पाए, उनके जरिए लिखा गया पत्र हो, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन काल में उन्हें कभी पत्र लिखते हुए नहीं देखा। देखिए, बिल्कुल प्रीति, सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े हो गए हो, चाहे रामविलास वेदांती की बात करें, आप सत्येंद्र दास की बात करें, और कैलाशानंद महाराज जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, जिसके तहत ये गद्दी भी आती है। हालांकि नरेंद्र गिरी जी ने अपनी एक बाघंबरी पीठ अलग से बनाई थी, लेकिन अखाड़ा वही है, निरंजनी अखाड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वो इतना बड़ा पत्र नहीं लिखते, किसी के पास कोई पत्र हो तो मुझे दिखाए, और ये सुसाइड नोट नहीं, साजिश का नोट है। बलबीर गिरी के उत्तराधिकार पर भी उन्होंने ये कहा कि वो छोटा शिष्य, ये हम तय कर लेंगे। थोड़ी तस्वीर आपको दिखाएं प्रीति, जहां पीछे, ठीक पीछे जहां पर उनकी समाधि बन रही है, बलबीर गिरी अब तक यहाँ मौजूद थे। हालांकि वो इस वक्त नहीं मौजूद हैं क्योंकि अधिकारी भी हैं, अंदर कुछ बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है, अभी भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो जस के तस हैं। तो अभी अब उत्तराधिकार का तो मामला है ही है, लेकिन इसके साथ ही सुसाइड नोट यानी जो उनकी मौत की यानी आत्महत्या की जो मिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रथम दृष्टया ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि हैंगिंग यानी उनकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से मौत हुई है, बी के निशान बने हुए उनके गले में। तो अभी भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी कई सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश है। एसआईटी ने आज हरिद्वार के 15 लोगों को फोन किया है जो महंत नरेंद्र गिरी या आनंद गिरी से संबंध रखते थे, जिनके ऊपर एसआईटी को शक है, उनको बुला रही है बयान दर्ज कराने के लिए। इसके बाद इसके अलावा जो महंत नरेंद्र गिरी के आसपास रहते थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आद्या तिवारी और आनंद गिरी को तो जेल भेज ही दिया गया है, लेकिन अभी संदीप तिवारी के साथ साथ जो 4 गनर हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, उनसे भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। तो इधर अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के अगले ही दिन वो सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें एक लड़की की तस्वीर के बहाने उन्होंने आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या से ठीक पहले 7-8 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपनी मौत से जुड़े कई राज फाश किए। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उनकी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। मौका वारदात से मिला ये सुसाइड लेटर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पर लिखा गया है।
ओम नमो नारायण। महोदय, आपको जो आरोप लगाए गए, चर्चा नहीं। एक चीज बताइए, जो आरोप लगाए गए कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी, विनय तिवारी जो उनके पुत्र हैं, वो सब ऐसा कर सकते हैं? मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। बरोबर है। कोई भी विषय, आत्महत्या मनुष्य कब करता है? आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको लगता है कि ये बहुत, और ऐसा पर्सन कर रहा है जो आपके जीवन के बिल्कुल सम्मुख है, जो आपसे, जिससे आप बहुत स्नेह रखते, आपका बच्चा है, आपने बचपन से पाला। कभी आपसे परेशानी, दिक्कत कभी उन्होंने शेयर किया कि हमसे तो इस तरीके की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता है जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बताया हम तो केवल उनके अनुसरण करने की चेष्टाएं कर रहे हैं, ठीक है ना? अब जो बातें करनी कल करनी। ओम नमो नारायण। अमित, जो साक्ष्य हैं, सुसाइड लेटर है या फिर जो तमाम तरह की जानकारियां जुटाई जा रही हैं, वो एक दिशा में है, लेकिन जो संत समाज है उनकी बात महंत नरेंद्र गिरी को लेकर वो दूसरी दिशा में है। ऐसे में पुलिस अब किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, पुलिस जो है इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आनंद गिरी से 15 घंटे लगातार पूछताछ की गई है प्रीति, और 15 घंटे जो पूछताछ हुई है उसमें जो सुसाइड नोट था, वो सुसाइड नोट को सामने रखकर पूछताछ की गई है, क्योंकि सबसे पहले आनंद गिरी ने ही सुसाइड नोट पर सवाल उठाया था। कहा था कि उनके गुरु जो हैं वो लिख नहीं सकते हैं, तो वो नहीं है, वो साजिश है। तो उस सिलसिले में उनसे पूछताछ की है। इसके अलावा जब बीते कल मेरी शंकराचार्य से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, नरेंद्र गिरी जो हैं, महंत नरेंद्र गिरी, वो पढ़ना लिखना जानते हैं और वो पढ़ते लिखते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई संतों का यह भी कहना था कि वो किसी से बोलकर लिखवाते थे वो, और यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने जो सुसाइड नोट है उसका फॉरेंसिक जांच करने के लिए भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं कि अब महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी कौन है, सवाल ये उठता है। और इसके लिए अब बोला जा रहा है कि बैठक होगी और बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार महेंद्र नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन है। जो अभी तक बलबीर गिरी की उत्तराधिकारी पर जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई एक और इंफॉर्मेशन एक बार फिर से शेयर कर लेते हैं। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के ऐलान से जुड़ी हुई यह खबर है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने साफ किया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अखाड़ा परिषद की बैठक में तय होगा। यही नहीं, उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को साजिश का नोट करार दिया और कहा कि नरेंद्र गिरी इस तरह पूरा पत्र नहीं लिख सकते। हमारे साथ महंत जो आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी, कैलाशानंद जी महाराज जी, सुसाइड नोट पर क्या कहेंगे? देखो भैया, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कभी, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, आचार्य भगवान कार्तिक का रूप होता है हमारे निरंजनी अखाड़े में। दूसरी बात, मैं नरेंद्र गिरी जी महाराज का सबसे प्रिय मित्र था, मेरे सबसे प्रिय मित्र थे वो। और मेरा संबंध 2003 से 2021 तक उनसे ऐसा था कि हम दोनों का शरीर अलग था, दोनों की आत्मा एक थी। कहा जाता है कि बगैर आपसे पूछे दुख हो सुख हो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। और मैं उनका राइटिंग पहचानता हूँ। मैं उनकी कटिंग है, कहीं एम है, उनकी एम है, एक जगह एम है, एम नरेंद्र गिरी, एक जगह महंत नरेंद्र गिरी, एक जगह पूरी स्पष्ट लिखा है उन्होंने आद्या तिवारी। वो दिख रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी लिखा है। एक जगह लिखा है आनंद गिरी, दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ने लिखा है। वो इस तरह से लिखते नहीं थे इतना लंबा, कदापि नहीं कि दुनिया में किसी के पास कोई पत्र उनका लिखा हो मुझे दिखा है। ये साजिश का पत्र है, झूठा है। साजिश का पत्र है, इसकी खुलासा योगी जी करके रहेंगे। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरोपी आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और इससे पहले एसआईटी ने आनंद गिरी से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि पूछताछ के दौरान आनंद गिरी ने किसी तरह का वीडियो बनाने की बात से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आनंद गिरी एसआईटी के सामने गोलमोल जवाब देता रहा। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में वीडियो की बात लिखी है, जिसमें उन्होंने किसी लड़की के साथ वीडियो बनाने का जिक्र किया है। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी पूछताछ के दौरान एसआईटी के सामने गोलमोल जवाब देता रहा और इसके अलावा एसआईटी ने बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी से भी पूछताछ की है। आद्या तिवारी ने भी कोई राज नहीं उगला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक
गले में वी का निशान है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाकर एसआईटी जांच करेगी। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया गया। 5 डॉक्टरों के पैनल ने नरेंद्र गिरी के शव का 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। आगे की जांच के लिए नरेंद्र गिरी का विसरा सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। यूपी पुलिस हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आनंद गिरी के मोबाइल और लैपटॉप से इस केस से जुड़े राज सामने आएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को अब से थोड़ी देर पहले भू समाधि दी गई। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में पूरी प्रक्रिया के साथ नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। सनातन धर्म की परंपराओं के हिसाब से नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। नरेंद्र गिरी के शिष्य महंत बलबीर गिरी ने अंतिम क्रिया की और इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों अखाड़ों के संत यहां मौजूद थे। साधु संतों ने मंत्रोच्चार और फूल वर्षा कर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान डीएम समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। नरेंद्र गिरी ने अपनी सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया है। अब आपको एक शब्द बताते हैं, एक एक शब्द, वो शब्द जो सुनना आपके लिए और जानना जरूरी है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में वो शब्द क्या थे? सबसे अहम बात उन्होंने लिखी है, उनकी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी की होगी। आगे उन्होंने लिखा है, आनंद गिरी के आरोपों के बाद वो मानसिक दबाव में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि आनंद गिरी ने उनके ऊपर असत्य आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंद गिरी के आरोप से नरेंद्र गिरी और मठ की बदनामी हुई है। आगे उन्होंने लिखा कि उनकी मौत की जिम्मेदारी आद्या प्रसाद, संदीप तिवारी की होगी। सुसाइड नोट में लिखा है कि आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल में किसी लड़की या महिला की फोटो लगाकर गलत काम करते हुए उनकी फोटो लगाकर वायरल करने वाला है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इस सुसाइड लेटर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने 13 तारीख को ही आत्महत्या करने का मन बनाया था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाए। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी नरेंद्र गिरी का शिष्य आनंद गिरी उर्फ अशोक चोटिया राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। आनंद गिरी के पिता रामेश्वर चोटिया ने कहा है कि उनका बेटा आनंद गिरी निर्दोष है, उस पर लगे आरोप गलत हैं। आनंद गिरी के पैतृक गांव ब्राह्मणों की सरेरी में है और ये उनका पैतृक घर है। कई सारे सवाल खड़े हुए जब उनको अखाड़े से जिस वक्त निष्कासित किया गया था, तब पंच परमेश्वर के सामने जो दलील दी गई थी नरेंद्र गिरी की ओर से, उसमें कहा गया कि वो सांसारिक हो चुके हैं, उनका अपने परिवार से लगाव हो चुका है, इसलिए वो अब साधु नहीं रह सकते हैं। एक तस्वीर ये घर की है, ये देखिए कि आप ये अभी भी तस्वीर लगी हुई है आनंद गिरी की यहाँ पर घर पे, लेकिन सन्यासी के रूप में तस्वीर लगी हुई है। और ये जो परिवार के अंदर छोटा सा आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कमरे हैं, जिसके अंदर ये देखिए कि पहले ये इन्हीं का कमरा बताते हैं। ये रूम रिजर्व किया गया, घर के लोग इसको पूजा रूम के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये उन्हीं के नाम पर है, आनंद गिरी के नाम पर। परिवार के अंदर एक तरह से परिवार में उनका हिस्सा मान सकते हैं कि यहाँ पर हैं, वो आते नहीं हैं। बाकी 4 भाई हैं, 1 बहन है। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कि घर की जो तस्वीर है ऐसी है नहीं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये एक देखिए कि परिवार के लोग यहाँ से इसी टीवी के ज़रिए आनंद गिरी को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो ये जो जुड़ाव है वो इसी की टीवी के माध्यम से यहाँ पर जुड़ाव है। महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी पे लगा। इस वक्त हम आनंद गिरी के पैतृक गांव भीलवाड़ा के ब्राह्मणों की सरेरी के अंदर हैं, जहां पर आनंद गिरी का जन्म हुआ। वैसे उनका जो नाम है यहाँ के हिसाब से वो अशोक चोटिया, उनके पिता हैं रामेश्वर चोटिया, उनके घर के बाहर ही बैठे हैं इस वक्त। रामेश्वर जी, आप आनंद गिरी जी के पिता हैं और अभी जो हुआ वो आपकी सब जानकारी में है? नहीं। उन पर आरोप ये लगा है कि जो उनके गुरु थे नरेंद्र गिरी, उनको खुदकुशी के लिए उकसाया और
उन्होंने अपने नरेंद्र गिरी ने अपने जो सुसाइड नोट है उसके अंदर भी उनका नाम लिखा था कि उनकी वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये दुख की बात है, मैंने ये आनंद गिरी की नहीं सुना कभी अपनी वेंकटेश गुरु चले को अच्छी थी और बात चीज़ अच्छी होती थी, ये मैंने सुना तो बहुत दुख की बात है। लेकिन आनंद गिरी इस मामले में बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अवैध तरीके से धर्म बदलाने के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष हैं, जिसका एक ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में है और दूसरा मेरठ में, और इसके अलावा वो जमेते वली उल्लाह के भी अध्यक्ष हैं। यूपी एटीएस का आरोप है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ में धर्म बदलवाने का काम करता था और देश भर में इसके कई सेंटर हैं। यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। मौलाना कलीम के ट्रस्ट को हवाला के जरिए विदेश से पैसा मिलता है। आरोप यह भी है कि कलीम सिद्दीकी के अवैध तरीके से धर्म बदलवाने के आरोपी मोहम्मद उमर गौतम से नजदीकी संबंध है। को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिर और कितना गिरेगी? इस मुद्दे पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा है, वो सुनिए। ये तो सपा बसपा या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ऐसे नेताओं, ऐसे मौलवियों को या ऐसे मौलानाओं को या ऐसी संस्थाओं को ये अपने मंच पर ले जाकर महिमा मंडित करते थे कि आप धर्मांतरण कराइए, आप आग लगवाइए, आप कुछ भी करिए, आप विदेशों से फंडिंग मंगवाइए, लेकिन मुझे वोट दिला दीजिए। हम सुरक्षा की दृष्टि से देश हित में, राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लोगों के हित में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके एटीएस आज जेल में डालने का काम कर रही है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी अमानतुल्लाह खान के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी, 11वीं गिरफ्तारी है मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और आरोप है कि करोड़ों की फंडिंग अवैध धर्मांतरण के लिए उनकी फंड में की जा रही थी। देखिए, इस देश में एक धर्मांतरण की इंडस्ट्री चलाई जा रही है और जो उद्योग कांग्रेस के शासनकाल में या उसके सहयोगी दलों के शासनकाल में फलता फूलता रहा है, जिसमें निवेश अरब देश का होता है और काम करने वाले यहाँ के कथित रूप से मौलाना मौलवी होते हैं। वैसे ही ये कलीम साहब हैं। 11वीं गिरफ्तारी तो हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में अन्य गिरफ्तारियाँ भी होंगी। जो काम कांग्रेस के शासनकाल में पंथ निरपेक्षता को तोड़ने के लिए और हिंदू जनसंख्या पर एक प्रहार करने के लिए होता था, अब वह काम नहीं हो पाएगा। संविधान विरोधी, पंथ निरपेक्षता के इतर जो भी काम होता है उस पर सरकार लगाम लगाएगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे फंड पर रोक लगाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, अवैध तरीके से धर्मांतरण करना न सिर्फ संविधान पर हमला है और देश की अस्मिता को तोड़ने का प्रयास है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ एक जंग है और इस तरह के अवैध काम को रोकने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। चुनाव के दिन भी यदि कोई धर्मांतरण करते हुए पाया जाएगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने गलत बताते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा।
ना तो ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है उन्हें। अमानतुल्लाह खान के ट्वीट के बाद इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने क्या कहा, सुनिए। जाहिर सी बात है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के अंदर और कोई एजेंडा तो है नहीं वहाँ के मुख्यमंत्री के पास। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और उस माहौल के अंदर लोगों को उत्तेजित करके बीजेपी चुनाव में वोट मांगेगी। ये अक्सर जो है मोडस ऑपरेंडी रही है। मुझे लगता है कि आरएसएस की पिछले 100-125 साल की उनकी मोडस ऑपरेंडी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए और सच्चाई का पता चलना चाहिए। अमानतुल्लाह खान के ट्वीट पर बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, चेहरा इस्लामिक स्कॉलर का, काम अवैध धर्मांतरण का, ठीक वैसे ही जैसे आपका चेहरा सफेदपोश नेता का, पर असल काम दंगे भड़काने का। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है, कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है अवैध धर्मांतरण के आरोप में। अमानतुल्लाह खान जो कि विधायक हैं, आपसे वो कह रहे हैं कि यूपी सरकार चुनाव को देखते हुए चुनाव का फायदा उठाने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। देखिए, यहाँ एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। यहाँ जो भी नाजायज काम होगा, जो भी गलत काम होगा, योगी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी जी का जो प्रशासन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, योगी जी के नेतृत्व में गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर है वो। मेरा मानना यह है, जो गलत करेगा वो इस शासन में दंडित होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बयान पर बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने क्या कहा, सुनिए। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर हमारे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह हैं, बीजेपी विधायक, हम उनसे बात करते हैं। पंकज जी, किस तरीके से यूपी पुलिस की इस कार्रवाई को आप देखते हैं? कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है अवैध धर्मांतरण के आरोप में। देखिए, मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस पर मैं कह सकता हूं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो यूपी एटीएस ने अपनी कार्रवाई इन सब चीज़ों को देखकर ही की होगी और ऐसे में ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अमानतुल्लाह खान है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर थे और उनके ये कार्रवाई सिर्फ चुनाव को देखते हुए यूपी पुलिस ने की है, फायदा उठाने के लिए। अब देखिए, इसके बारे में पुलिस और जो प्रशासन ने जांच की होगी और जांच करने के बाद जो कदम उठाए होंगे उन्होंने वो उठाए होंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर हैं अमानतुल्लाह, और वो उन सब लोगों के बारे में जिस तरीके से दिल्ली में चला था, लंबे समय तक धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था, लोगों को एक तरफ एकदम बांध कर रखा था, इस बात को पूरा देश जानता है। इसीलिए उनकी बातों पर कौन कितना भरोसा करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यूपी एटीएस ने अगर कोई जानकारी लेकर कार्रवाई की होगी तो वह ठीक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इधर गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स पर बड़ी खबर है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि पकड़े गए ड्रग्स का इस्तेमाल भारत में नहीं होना था, बल्कि इसे भारत के जरिए दूसरे देशों को भेजा जाना था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले भी जून जुलाई में इसी पोर्ट से ड्रग्स की खेप भेजी जा चुकी थी, लेकिन इस बार डीआरआई की मुस्तैदी की वजह से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ड्रग्स को पहले पाकिस्तान के अफगानिस्तान भेजा जाता है, उसके बाद ईरान से ड्रग्स भारत भेजे जाते हैं, क्योंकि भारत से दूसरे देशों में भेजे जाने वाले सामान की उतनी बारीकी से जांच नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भेजे जाने वाले सामान की। गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की खबर है कि इस मामले में दिल्ली से अफगान मूल के 2 और नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले में अब 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 5 अफगान मूल के हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी के पीछे पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ
नजर आ रही है, क्योंकि ड्रग्स की ये खेप अफगानिस्तान से भारत भेजी गई थी। आशंका जताई जा रही कि टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई और तालिबान अब नशे के कारोबार का सहारा लेने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि अब डीआरआई के बाद ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। तो इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर है, अहम खबर है, वो ये कि 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में जो नेटवर्क है उसके बारे में बहुत जबरदस्त खबर मिली है। खबर है कि दिल्ली से अफगान मूल के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये जो इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है उसके पीछे पाकिस्तान और तालिबान की जोड़ी है, क्योंकि ड्रग्स की एक खेप अफगानिस्तान से भारत भेजी गई थी और ये संभावना है कि टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई और तालिबान अब नशे के कारोबार का सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि अब डीआरआई के बाद ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। $2100 करोड़ के ड्रग्स तस्करी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों आरोपी अफगानिस्तान मूल के हैं। अगर अफगानिस्तान मूल की अगर बात करें तो अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो अफगानिस्तान मूल के हैं और कुल आरोपियों की संख्या 7 हो चुकी है। इस मामले में जिस तरह से 3000 किलोग्राम की ड्रग्स की तस्करी का मामला सामने आया था और इस मामले में अफगानिस्तान तालिबान का जो एक संबंध सामने आया और खासतौर पर तालिबान का इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि जो ड्रग्स की सप्लाई उस वक्त में की गई थी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। उसके बाद इस ड्रग्स की खेप को भारत के अंदर भेजा गया, लेकिन भारत के अंदर किस तरह से किन किन राज्यों में भेजना था, किन किन लोगों के पास भेजना था, इन तमाम मामलों की तफ्तीश की जा रही है। डीआरआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जल्द ही इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज करेगी और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। तो साथ ही ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से जब्त किए गए 21,000 करोड़ के ड्रग्स मामले में जो आरोपियों की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित है। और इस मामले में दिल्ली से अफगान मूल के 2 और नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 5 अफगान मूल के लोग शामिल हैं। और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी के पीछे जानकारी ये आ रही है कि इसमें पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी है। ड्रग्स की एक खेप अफगानिस्तान से भारत भेजी गई थी और ये आशंका है कि टेरर फंडिंग के लिए आईएसआई और तालिबान अब नशे के कारोबार को जरिया बना रहे हैं। यही वजह है कि अब डीआरआई के साथ ईडी भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दादरी विधानसभा से जुड़ी करीब 12 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को योगदान को जाति से नहीं बांधा जाना चाहिए और राष्ट्र धर्म सबसे पहला धर्म होना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रखकर जाट वोट बैंक साधने के बाद बीजेपी की नजर गुर्जर समुदाय पर है। गुर्जर समुदाय में सम्राट मिहिर भोज को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो भगवान भोज की ये तस्वीर और इस अनावरण के साथ ही गुर्जर वोट बैंक पर असल निगाह बीजेपी की। दरअसल हाल फिलहाल में बीजेपी बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से इस तरह अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश, क्योंकि 2022 की जो बैटल है वो जबरदस्त होने वाली है। और इस बीच ये तस्वीरें यूपी के गौतम बुद्ध नगर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी में उन्होंने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मुझे याद है महाराज मिहिर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके प्रांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। याद करिए, उसके बाद मोहम्मद गजनवी का ही हमला होता है, जो भारत के मंदिरों को, भारत के धर्मस्थलों को रोकते हुए, तोड़ते हुए
सुरक्षा का जो कवच किया हुआ, ये कवच क्यों टूटा? कहते हैं ना कि जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। यह देश बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में कभी किसी से कम नहीं था, किसी कालखंड में कम नहीं था, लेकिन क्यों पराभूत होता गया? मुझे ऐसे तमाम महापुरुषों की जानकारी है और आपको तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उदयपुर के राजकुमार महाराज उदय सिंह की रक्षा करने के लिए पन्ना धाय ने उस कालखंड में जो बलिदान दिया था, क्या वह बलिदान किसी व्यक्ति विशेष का था क्या? और इधर कांग्रेस ने अमेरिकी कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर लगे रिश्वत के आरोपों की जांच करवाए जाने की मांग की है। अमेजॉन पर 8,500 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप है। कांग्रेस ने इस आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसके लिए उस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें अमेजॉन पर 2018 से 2020 के दौरान भारत में कारोबार में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत खर्च करने का आरोप लगाया है। तो ये इस वक्त कांग्रेस के आरोप और इस मामले में जज की निगरानी में तफ्तीश करने की बात। कांग्रेस ने दरअसल अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर लगे रिश्वत के आरोपों की जांच करवाए जाने की मांग की है। अमेजॉन पर 8,500 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने का आरोप है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसके लिए उस मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें अमेजॉन पर 2018 से 20 के दौरान भारत में कारोबार में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत खर्च करने का आरोप लगाया गया है।